तो भाई आज थोड़ी-सी बात करेंगे पुनर्जन्म पे, रीइन्कार्नेशन। और मैं अपने ग्रंथों से कोट नहीं करूँगा, वो तो आपको पता ही है कि हमारे ऋषि मुनि तो बोल गए इस बारे में, भगवद गीता में भी है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरीके से पुराने वस्त्रों को हम छोड़ देते हैं, नए धारण कर लेते हैं, ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, वो पुराने शरीर को छोड़ कर के जब वो बूढ़ा हो जाता है या उससे पहले भी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेती है। तो वाचांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि अपरने न, ऐसा कुछ है। तो जिसमें कि यही बात बोली गई है, लेकिन साइंस क्या बोल रही है? क्या साइंस, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है ना, तो भई ये साइंटिफिक तो पूरा कभी हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे केसेस हैं कि उनको पढ़ने के बाद अविश्वास करना बहुत मुश्किल है, विश्वास करना ही पड़ता है। एक किताब है 30 मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, और ये लिखी है ट्रट्स हार्डो, TRUTZ हार्डो, HARDO। 30 मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। और इस किताब में ये जो 30 ऐसे केसेस हैं कि इनको पढ़ने के बाद अविश्वास करना बहुत मुश्किल है, और बहुत रिसर्च करके ये चीज़ लिखी गई है। तो पहले एक केस जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, आपने एन फ्रैंक सुना होगा, एन फ्रैंक्स अ, डायरी। एक्चुअली उस किताब का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एन फ्रैंक एक लड़की थी, और मार्च 1945 में ये 16 साल की थी, जब ये पकड़ी गई, क्योंकि ये ज्यू थी, और ये हिटलर जितने भी ज्यू थे सबको मार रहा था। तो ये छुपी रही कुछ समय, 1942 से 1944 तक ये छुपी रही। किसी कुछ अच्छे परिवार ने इसको छुपा के रखा, लेकिन बाद में ये पकड़ी गई और कंसंट्रेशन कैंप में इसको मार दिया गया। और ये घटना है नीदरलैंड्स की, मतलब जर्मनी से ये लोग भाग के पूरा परिवार नीदरलैंड्स में चले गए थे, लेकिन नीदरलैंड्स पर भी तब इनका अधिकार हो गया हिटलर का, तो उन्होंने वहाँ इनको ढूँढ लिया। तो ये उस दौरान 42 से 44 के बीच अपनी डायरी में लिखती थी, उस बीच की चीज़ें, जिससे कि बहुत कुछ पता चलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में ज्यू लोगों की क्या हालत हो रही थी, हिटलर क्या-क्या कर रहा था इत्यादि। तो अब इसकी तो डेथ हो गई थी 1945 में, ये 16 साल की थी तब, एन फ्रैंक, एन फ्रैंक। तो 1954 में, मतलब इसकी डेथ के करीब 9 साल बाद, स्वीडन में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था बारब्रो कार्लेन। बारब्रो कार्लेन ये स्वीडन में जन्मी, और ये तो क्रिश्चियन थी, और ये बार-बार बोले बचपन से ही कि मेरा घर तो वहाँ है, और अ, ये जो एन फ्रैंक का जो घर था उसको डिस्क्राइब करे, एम्स्टर्डम में था शायद। तो उसने किताब लिखी बाद में, एंड द वुल्फ्स हाउल्ड, ये किताब मिल जाएगी, एंड द वुल्फ्स हाउल्ड, जिसमें उसने पूरा वर्णन किया। तो इस किताब में ये बात है कि ये जो बारबरो है, ये एम्स्टर्डम गई, और एन फ्रैंक जहाँ रहती थी जिस बिल्डिंग में, वहाँ गई, और उसको सारा रास्ता पहले से पता था, घर का पूरा वर्णन। तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इसको इतनी जानकारी कैसे है। ये एक ही केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। मैं बहुत सारे केसेस
की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च देखिए। वहाँ इयान स्टीवेंसन एक आदमी था जिसने 1967 में रिसर्च शुरू की रीइन्कार्नेशन पर। उसके बाद उनकी डेथ हो गई 2007 में शायद, और जिम टक्कर ने आगे ये रिसर्च जारी रखी। इन्होंने 2500 केसेस प्रूव किए, 2500 केसेस रीइन्कार्नेशन के प्रूव किए। और तो ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा लगभग 3 साल का है तो उसको लगभग पूरी याद रहती है पिछले जन्म की, अरे वो भूल भी सकता है। 3 साल का बच्चा कुछ-कुछ बोलने लग जाता है। और लेकिन अगर उसकी याद को आपने मतलब वैलिडेट नहीं किया, उससे बातचीत नहीं की इस बारे में, तो 7 साल होते-होते वो सारी याद फिर खत्म हो जाती है। तो भई साइंटिफिक फिर भी नहीं है। साइंटिफिक प्रूफ उसको बोलेंगे कि ये आदमी मरा और उसकी आत्मा को साइंस देख सके कि कहाँ गई। नहीं, ऐसी साइंस तो अभी हमारे पास है नहीं। और उसके पीछे उसको ट्रैक करते ऐसे हमारे पास अगर चीज़ें हों कि उसको हम ट्रैक करते रहें उस आत्मा को, और फिर वो अ, किसी गर्भ में चली गई और साइंस उसको भी देख रही है, और फिर उसका जन्म कैसे हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता कभी। तो अभी हमारे पास ऐसी साइंस नहीं है, इसलिए साइंटिफिक प्रूफ इसका अभी होने वाला नहीं है। हो सकता है कि अगले 30, 40, 50 साल में ऐसी साइंस निकले जो कि आत्मा को आत्मा का पता लगा सके, या ब्रेन के साथ कुछ ऐसी रिसर्च हो जाए कि पता चल जाए कि ब्रेन के किसी हिस्से में पिछले जन्म की यादें होती हैं, क्या पता आने वाले समय में। लेकिन अभी हमारे पास बस कि केवल इतना हो सकता है कि कोई बच्चा बोल रहा है, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा बोल रहा है, नाम तो उसका है मान लीजिए कि आकाश, और वो बोल रहा है कि मेरा नाम तो अमित है या था, और मेरे तो 2 बच्चे हैं, और ये है, वो है। और उस बच्चे को ले जाया जाता है, शहर बहुत दूर है वहाँ से 200-300 किलोमीटर, और वहाँ वो शहर के अंदर जाते ही रास्ता बताने लगता है, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ठीक उसी घर में। और वहाँ जो मेंबर्स हैं, अ, उसने जन्म कितने समय बाद लिया इस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो बताते हैं कि ये इसको कैसे पता। ऐसे केसेस बहुत सारे हमारे देश में भी हुए। अ, तो ये वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वालों की रिसर्च आप देखिए, इयान स्टीवेंसन और जिम टकर की, और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। अब नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या प्रूफ मिलता है कि जो मर गया उसके शरीर में से कोई चीज़ निकलती है। उसको आप आत्मा कह लो, दूसरा शरीर कह लो। इस पर बहुत रिसर्च हुई है, और एक हैं डॉक्टर पिम वैन लोमेल। पिम वैन लोमेल की 2 किताबें मैंने नोट की हैं, और भी किताबें लिखी हैं इन्होंने। कॉन्शियसनेस बियॉन्ड लाइफ 2007 में छपी थी, कॉन्शियसनेस बियॉन्ड लाइफ। एक और किताब है क्रॉस ओवर एक्सपीरियंस। क्रॉस ओवर एक्सपीरियंस ये भी हाल ही में लिखी गई, मेरे ख्याल से 2022 में। और ये इन्हीं के शब्द हैं लोमेल जी के। डेथ इज नथिंग अदर देन अ डिफरेंट वे ऑफ बीइंग with an enhanced and broadened consciousness, which is everywhere at once because it is no longer tied to a body। क्या कह रहे हैं? अब ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने बोली। साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने मेरे ख्याल से 30 साल से भी कुछ ज़्यादा रिसर्च की है। वो कह रहे हैं मृत्यु क्या है? मृत्यु हमारी चेतना की अ, एक दूसरी दशा में इंसान चला जाता है। मरने के बाद उसकी जो चेतना की दशा है, वो ब्रॉडेंड बहुत ज़्यादा फैल गई जैसे उसकी चेतना, और एनहांस्ड बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गई।
ऐसी चेतना तब रह जाती है जब शरीर चला जाता है, और ये चेतना किसी एक जगह में नहीं है, लोकलाइज़्ड नहीं है, एवरीवेयर एट वन्स। ये ऐसी चेतना की अवस्था में हम होते हैं मरने के बाद कि सब जगह एक साथ। मतलब शरीर मर गया, मान लीजिए कि मेरा शरीर मर गया और मुझे पता चल गया, तो मैं चाहूँ तो इस ब्रह्मांड में कहीं का भी ज्ञान मुझे तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक जगह नहीं है। एक जगह से एक्सपीरियंस कर रहा है, पर वो जगह कहीं भी हो सकती है, कहीं भी बदल सकता है। जैसे कोई बूँद किसी महासागर में हो। फ़र्क इतना है कि पृथ्वी के महासागर हम बोलते हैं तो कोई लिमिट है ना, लेकिन कोई ऐसा महासागर हो जो लिमिटलेस हो, और उसमें हम सारे ही सागर हैं, लेकिन हम बूँद की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और सागर की तरह भी, कुछ ऐसा। और बिकॉज़ इट इज़ नो लॉन्गर टाइड टू अ बॉडी, क्योंकि अब शरीर तो है नहीं, कोई बाधा नहीं है। ये साइंटिस्ट बोल रहा है, फिलॉसफी नहीं, अपने एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड प्रूफ के बल पे। तो जब ऐसी चेतना की दशा में हम होते हैं डेथ के बाद, और ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस में भी होता है। जिन लोगों को मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए वो भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि कुछ देर के लिए वो हुआ। नियर डेथ एक्सपीरियंस भी मिस्टिकल एक्सपीरियंस जैसा ही है, फ़र्क ये है कि उस समय शरीर उनका मर गया। लेकिन जो मिस्टिक है, उसका शरीर मरा नहीं, उसका शरीर अभी है, और ज़िंदा है, और उसमें वापस आ जाता है। मतलब वो गया कहीं नहीं, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए एक्सपैंड हो जाती है। तो भई एक तो ये है, और डीप मेडिटेशन में जो डीप मेडिटेटर्स हैं, सुन रहे हैं, तो उनको पता होगा, ऐसी इमेजेस आती हैं जो इस जन्म की नहीं है, बहुत सारी। बहुत सारी ऐसी इमेजेस अचानक फ्लैशेस जो इस जन्म की नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर आपकी इमेजिनेशन क्रिएट कर रही है, तो इमेजिनेशन ये क्यों क्रिएट कर रही है? कुछ ख़ास प्रकार की इमेजेस अगर बार-बार आ रही हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो वही पुनर्जन्म पे कंक्लूसिवली जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। ये वैसे ही है जैसे आपको आपको प्यार हुआ किसी से, आप तो पागल हैं प्यार में, लेकिन साइंटिस्ट बोल रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है। अब साइंटिस्ट क्या करेगा? आपके ब्रेन को एग्ज़ामिन करेगा, वो बोलेगा भई ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा है, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब भी होता है। कोई कहानी सुना रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, तब भी ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बन जाता है। कोई प्रूफ थोड़ी है कि भई आपको उससे प्यार है। तो साइंटिस्ट बोले भई तू बेकार बेकार पागल हो रहा है, कोई प्यार-व्यार नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको एक तरफ कर दोगे कि भई तू जा, मुझे नहीं चाहिए साइंस, मुझे मालूम है। तो जब अनुभव की बात जहाँ आती है, तो वहाँ अभी विज्ञान का डोमेन नहीं है। और जब मटेरियल से परे की बात होती है, ये जो मटेरियल रियलिटी है, इसके बियॉन्ड की बात हो रही है, तो साइंस का डोमेन नहीं है। तो क्या करें? हर चीज़ पे विश्वास कर लें? हम छानबीन करें, अपने अनुभव से भी पता करें, थोड़ा ध्यान ट्राई करें, मेडिटेशन हमें कहाँ ले जाता है, उसी से भी थोड़ा-सा कन्विंस्ड हम हो सकते हैं कि रियलिटी केवल इतनी नहीं है, जितना हम जानते हैं, कुछ और भी है।